वेलकम बैक टू द फिजिकी माय डियर स्टूडेंट्स। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट आईएमपी ग्राफ के बारे में। तो बिना देरी करते हुए लेट अस स्टार्ट द वीडियो। और फर्स्ट ग्राफ इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशनशिप है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशनशिप है वो हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर वाइज, जबकि पोटेंशियल की वैल्यू V है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r एंड दैट्स वाई द पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ करा हुआ है E और V का, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे ही है, यहाँ पे E और V है और यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है। तो यहाँ पे E का ग्राफ है ना, वो ज़्यादा स्लोपी वाला है, ज़्यादा स्टीप है। ओके, यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि जो E का ग्राफ है वो ग्रे कलर की लाइन से बताया गया है यहाँ पे, और V का ग्राफ है ब्लू कलर की लाइन से बताया गया है। चलो नेक्स्ट ग्राफ है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का ग्राफ फॉर ओमिक कंडक्टर। अच्छा, ये ग्राफ हमारे टेक्स्ट बुक में लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ नाम के टॉपिक के बाजू में है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, V और I का ग्राफ हमें पता है इट इज़ अ लीनियर ग्राफ। तो यहाँ पे दो लाइन्स है, ओके, एक डॉटेड लाइन जो थियोरेटिकल लाइन है जो V इज़ प्रोपोर्शनल टू I बताती है, और यहाँ पे जो एक ब्लू कलर की लाइन है, ओके, वो लाइन है एक्सपेरिमेंटल लाइन। जब एक्सपेरिमेंट करते हैं थियोरेटिकल वैल्यू को कंपेयर करते हैं तब ये वाली लाइन मिलती है। तो हमें एग्जाम में याद रखना है कि V वर्सेस I का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलता है। चलो नेक्स्ट ग्राफ है करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर। वो वाला जो ग्राफ था ये वाला ग्राफ हमारा ओमिक कंडक्टर के लिए। ओमिक कंडक्टर वो कंडक्टर है जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, जबकि नॉन ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये दो ग्राफ है। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ है वो डायोड का ग्राफ है, ओके, और जो राइट हैंड साइड वाला ग्राफ है वो गैलियम आर्सेनाइड नाम के सेमीकंडक्टर का ग्राफ है। दोनों ही ग्राफ में ज़रा देखो, पहले ग्राफ में अगर हम देखें यहाँ पे तो जो V वर्सेस I का ग्राफ है वो लीनियर नहीं है, ओके, कर्व वाला है। यहाँ पे भी ये ग्राफ भी कर्व वाला है। तो जब ओमिक कंडक्टर होता है, ओके, और ओम्स लॉ फॉलो होता है तो V वर्सेस I का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। पर यहाँ पे क्योंकि डायोड और गैलियम आर्सेनाइड दोनों ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तो उनका ग्राफ कर्व वाला है। अच्छा, जो राइट साइड ग्राफ है वो है वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड इज द कंपाउंड सेमीकंडक्टर, और उसका ग्राफ देखो तो यहाँ पे नॉन लीनियर रीजन है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है। अगर आप इस रीजन का स्पेशली रेजिस्टेंस निकालोगे स्लोप वाले मेथड से तो स्लोप नेगेटिव मिलेगा, और हमें पता है करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ, ओके, 1 बाय स्लोप देता है। 1 बाय स्लोप अगर नेगेटिव है तो रेजिस्टेंस भी नेगेटिव बनेगा, ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत वाइडली पूछे गए ये वाले ग्राफ। तो एक है कंडक्टर के लिए, एक कंडक्टर के लिए है, ओके, एक अलॉय के लिए है और एक सेमीकंडक्टर के लिए है। तो कंडक्टर के लिए ऐसा कर्व वाला ग्राफ है, आप देख सकते हो, जहाँ पे रेजिस्टिविटी 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर वर्सेस टेम्परेचर केल्विन में बताया गया है। ध्यान रखना है, उनके यूनिट्स भी साथ में लिखना है। यहाँ पे नाइक्रोम के लिए स्पेशली, एलॉय भी उसमें भी नाइक्रोम के लिए उन्होंने ग्राफ बताया है, और नाइक्रोम के लिए ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ओके, स्ट्रेट स्लोपी लाइन मिल रहा है, ओके। और हमारे सेमीकंडक्टर के लिए ये कर्व एक मिल रहा है जो आपको फिगर में दिख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑन सरफेस एंड आउटसाइड ऑफ द करंट कैरिंग वायर on the current carrying wire as a function of distance। तो यहाँ पे जो ये एक्चुअली हमारे टेक्स्ट बुक में एक न्यूमेरिकल है, और वो न्यूमेरिकल के एंड में ये ग्राफ ड्रॉ करा हुआ है, आप जाके देख सकते हो, ओके। तो मैंने ये ग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मार्क आउट करे हैं, जैसे कि जो एक सेंटर ऑफ वायर वो यहाँ पे है, ओके, आपको दिख रहा होगा मेरे कर्सर के पास सेंटर ऑफ वायर यहाँ पे। तो सेंटर से अगर आप जैसे सरफेस पे आओगे तब आपका ग्राफ लीनियर मिलेगा, क्योंकि हमारा जो बी
जो है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर। तो आप वायर्स के सेंटर से सरफेस की ओर जाओगे ना वायर की, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अच्छा, वायर के टॉप पे, वायर के सरफेस पे ओके मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा, जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, ये वाला पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम होता है। और जैसे ही वायर के बाहर आए आपका मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये इक्वेशन में बताया हुआ है ओके, बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो वो एक कर्व बना रहा है। नेक्स्ट ग्राफ है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ वो है ऑल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। okay, an alternating EMF is generated by the loop of the wire rotating in the magnetic field। तो यहाँ पे ये ग्राफ एक साइन फंक्शन का ग्राफ जैसा ही बन रहा है, जहाँ पे दो चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। मैक्सिमम वैल्यू जो मैंने रेड कलर की इंक से मार्क किया हुआ है यहाँ पे, कहीं पे यहाँ पे मार्क किया हुआ है, और मिनिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई, दैट इज यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये इंड्यूस्ड ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ एंगल भी दिया हुआ है, ज़रा देखो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा टी पूछे तो ये लिख लेना है। अगर टाइम पूछे तो यहाँ पे 0, T/4, T/2, 3T/4, और यहाँ पे एग्जैक्टली T आएगा, यहाँ पे उन्होंने T आएगा। तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पीरियड भी आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है, हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो मैंने यहाँ पे स्क्वायर में लिख के बताया, E इज इक्वल टू एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है NBA ओमेगा एन, वो हमारे पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ है। चलो, उसके बाद इंपॉर्टेंट ग्राफ है हमारे चैप्टर नंबर 7 का, ऑल्टरनेटिंग करंट एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो मैंने रेड कलर की इंक से मार्क किए हुए वो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पीक वैल्यू जिसको हम IM से पहचानते हैं, और RMS वैल्यू जिसको सिर्फ I से पहचानते हैं। तो IRMS का पीक वैल्यू के साथ, IRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर करंट जिसको हम I से बताते हैं, वो है पीक वैल्यू बाय √2। ओके, तो √2 1/√2 की वैल्यू 0.707 होती है, तो वो वैल्यू कहीं यहाँ पे आएगी। तो ये एग्जैक्टली ये वैल्यू अगर मैं लिखना चालू कि ये वैल्यू कितनी होगी, ये IRMS की वैल्यू, तो 0.707 ऑफ पीक वैल्यू। पीक वैल्यू हमें पता है ये रही, यहाँ पे इसके रिलेटेड जो वैल्यू है वो पीक वैल्यू है, तो इसको बताना ज़रूरी है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ है फेजर डायग्राम। ओके, फेजर हमें पता है, फेजर डायग्राम हमारे ये चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन निकलता है तो उसमें एक फेजर डायग्राम एज अ क्वेश्चन पूछा जाता है। फेजर डायग्राम क्या है? फेजर मीन्स रोटेटिंग वेक्टर। अब ये रोटेटिंग वेक्टर अलग अलग सर्किट के लिए कैसे बताना है, अब यहाँ पे रोटेटिंग वेक्टर 2 टाइप के आपको बताना है, एक वोल्टेज रोटेटिंग वेक्टर, वोल्टेज फेजर एंड करंट फेजर। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे आप टेक्स्ट बुक में, तो वोल्टेज जो फिगर में दिख रहा है ये हमारी फिगर है ए फेजर डायग्राम फॉर द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। मतलब जब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई जब सिर्फ रेजिस्टर से कनेक्टेड हो, यहाँ पे मैंने उसकी छोटी सी सर्किट मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है। तो ये जब ऐसा रेजिस्टर के अक्रॉस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया जाए तब करंट और वोल्टेज का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख के दिखा है, V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, जहाँ पे IM की वैल्यू VM/R जितनी है। अच्छा, अब IM की वैल्यू ओके VM/R मतलब VM से छोटी है तो I की वैल्यू V से छोटी होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो करंट का फेजर है जो उन्होंने यहाँ पे ग्रे कलर से बताया हुआ है वो छोटा है, ओके, जबकि वोल्टेज का फेजर जो वेक्टर है वो बड़ा है। अच्छा, उनके बीच का एंगल बताना इंपॉर्टेंट है ω/t1। उनकी हाइट को उन्होंने साइड में एक एरो के बाद IM साइन ω/t और VM साइन ω/t से बताया हुआ है। ये फेजर डायग्राम है। इसके साथ साथ एक वेव डायग्राम भी आता है। तो वेव डायग्राम यहाँ पे ऐसे साइन फंक्शन का ग्राफ आएगा। मेक श्योर कि ये जो ब्लू कलर का वेव डायग्राम है, वेव है, वो वोल्टेज फेजर को बताता है, जबकि ग्रे कलर का डैश लाइन वाला है वो करंट फेजर को बताता है। चलो, ये सेम फेजर डायग्राम एंड वेव डायग्राम फॉर द करंट एंड वोल्टेज फॉर द प्योरली इंडक्टिव सर्किट। मतलब जब
सर्किट में सिर्फ अकेला इंडक्टर हो। तो यहाँ पे हमें पता है करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाय 2। तो यहाँ पे वोल्टेज का रिलेशनशिप ऐसा है, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ओके, और I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 जितना एंगल पीछे है, तो यहाँ पे उन्होंने जो फिगर में बताया हुआ है वोल्टेज और करंट फेजर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। करंट फेजर छोटा होना चाहिए, वोल्टेज फेजर लंबा लॉन्गर होना चाहिए, क्योंकि वैल्यू उसकी ज़्यादा होती है। फिर यहाँ पे वेव डायग्राम आप देख सकते हो, यहाँ पे डैश वाली लाइन करंट फेजर को बताती है, ओके, मतलब कि हमारा जो ग्राफ है वो नेगेटिव एक्सिस से चालू हो रहा है यहाँ से कहीं से, ओके, और ऐसे जा रहा है, ओके। इसको ध्यान से हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ओके, अदरवाइज ये ड्रॉ करने में कई बार गलती भी हो सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। फेजर डायग्राम ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज फॉर कैपेसिटिव सर्किट, ओके, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, मतलब ये वाली सर्किट जो मैंने आपको फिगर में बताई हुई, जहाँ पे सिर्फ C वैल्यू वाला कैपेसिटर ही कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमें रिलेशनशिप पता है वोल्टेज और करंट का। वोल्टेज का रिलेशनशिप है वी एम साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। मतलब हमारा जो करंट का फेजर है वो वोल्टेज के फेजर से पाई बाय 2 डिग्री जितना आगे बताना है, ओके। तो ये वाली फिगर आपको हेल्प करेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ए वाला हमारा फेजर डायग्राम है, बी वाला हमारा वेव डायग्राम है। ये वाला वेव डायग्राम अगर आप देखो तो यहाँ पे अगेन जो करंट वेव डायग्राम है वो डैश लाइन से, ग्रे कलर की डैश लाइन से, ओके, वो छोटा है साइज में, और वोल्टेज का वेव डायग्राम थोड़ा बड़ा है। चलो आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन वोल्टेज फेजर्स ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। ये ग्राफ बहुत कम बार पूछा गया है, पर अगर पूछा जाए तो आना चाहिए। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं। एक तो आपका करंट, ओके, जो एलसीआर सीरीज सर्किट में कितना करंट जाता है वो करंट का वैल्यू, ओके। यहाँ पे वोल्टेज, रेजिस्टेंस का वोल्टेज, ओके, VR, ओके, कैपेसिटर का वोल्टेज और इंडक्टर का वोल्टेज, ओके। तो ये नॉर्मली हमारे बताए गए हैं, हमें पता है। पर यहाँ पे जो बी फिगर है वो स्पेसिफिकली VC ग्रेटर देन VL, जब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, मतलब कैपेसिटर डोमिनेटिंग सर्किट के लिए, ओके, कैपेसिटर डोमिनेटिंग सर्किट के लिए फेजर डायग्राम बताया गया है। यहाँ पे VL प्लस VC ये वाला हो जाएगा, ओके। VC में से VL को सब्ट्रैक्ट करोगे तो VL प्लस VC, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन इतना मिलेगा, ओके। ये हमारा रेजिस्टेंस का वोल्टेज फेजर और दोनों का इक्विवेलेंट वोल्टेज फेजर यहाँ पे बताया हुआ है, ओके। तो ये हमें ध्यान से सीखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। फेजर एंड वेव डायग्राम ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट वेयर XC इज ग्रेटर देन XL, मतलब कैपेसिटर डोमिनेटिंग सर्किट के लिए ये फेजर डायग्राम, जहाँ पे हमारा करंट कितने फेज एंगल से आगे है, फाई जितना फेज एंगल से आगे है, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, ओके। आगे बढ़ते हैं। शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस कर्व फॉर 2 डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली आस्क्ड क्वेश्चन। तो शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस कर्व बताया। यहाँ पे रेजोनेंस कर्व में होता क्या है, रेजोनेंस कर्व में पीक वैल्यू ऑफ करंट IM एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा, ओके, IM एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा हमें ड्रॉ करना होता है। ओमेगा हमारे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट का ग्राफ पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट IM वर्सेस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का होता है, ओके। अब रेजोनेंस के टाइम पे हमें पता है कि पीक वैल्यू, ओके, द करंट इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम, ओके। तो वहाँ पे जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 0 वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के नाम से जानी जाती है, एंड दैट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 1/√LC, okay. So here they have shown 2 graphs. One graph is for resistance 100 ohm, which I have shown somewhere here, okay, and the second graph is for 200 ohm. So as the resistance increases, the value of the peak, okay, the peak value of the IM, okay, will be decreasing. So as resistance increases, the sharpness of the resonance curve decreases. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ग्राफ है वो चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आता है। वो है एंगल ऑफ डेविएशन
एज अ फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब प्रिज्म वाले पोर्शन से एक ग्राफ है। ओके, ये ग्राफ शायद अगर आपने एक्सपेरिमेंटल सेक्शन में भी आपने ड्रॉ करा होगा। सो यहाँ पे ये कर्व आता है, कर्व में जो वैल्यूज़ है वो ध्यान रखने की मिनिमम वैल्यू ऑफ DM, जिसको मिनिमम डेविएशन एंगल बोलते हैं। ओके, और जब मिनिमम डेविएशन एंगल कहाँ पे लेना है, ये कर्व के सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। ओके, तो ये पॉइंट पे जो इंसिडेंस एंगल होगा वो एग्जैक्टली इक्वल टू इमर्जेंस एंगल होगा। तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इक्वेशन है n इज इक्वल टू साइन a प्लस DM/2 डिवाइडेड बाय साइन A/2। ओके, ये हमारे लिए याद रखना है, ये ग्राफ के रिलेटेड इक्वेशन है। अच्छा, व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग मिनिमम डेविएशन? तो मिनिमम डेविएशन तभी ऑब्जर्व होगा व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। चलो, नेक्स्ट ग्राफ है हमारा इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ फेज डिफरेंस, और कई बार इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पाथ डिफरेंस फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अच्छा, ये ग्राफ शायद टेक्स्ट बुक में थोड़ा प्रॉपरली नहीं है, तो मैंने कोई दूसरे मटेरियल से मैंने उठा के यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी आपको बतानी है, वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी है, और एक्स एक्सिस पे मैंने दो चीज़ें बताई है। मैंने दोनों अपनी बॉल पेन से यहाँ पे फेज डिफरेंस मतलब पाई के टर्म्स में, और पाथ डिफरेंस है वो है लैम्बडा के टर्म्स में मैंने बताया हुआ है। याद रखना है सभी कर्व की पीक सेम हाइट पे होनी चाहिए। यहाँ पे जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी वो 4I0 है। ओके, तो यहाँ पे जहाँ पे भी डीप आती है, मतलब हमारा जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है लाइट का, वहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, पाई, 3π, 5π, 7π एंड सो ऑन। सिमिलरली ऑन नेगेटिव एक्सिस -π, -3π, -5π और -7π फेज डिफरेंस लिखना है। ओके, अब पाथ डिफरेंस के फॉर्म में पूछा होगा ग्राफ, इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पाथ डिफरेंस पूछा हो, तो आपको लैम्बडा के टर्म में आपको एक्स एक्सिस बनानी है, जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। ओके, तो जहाँ पे डीप आती है वहाँ पे λ/2 के टर्म्स में होगा, और जहाँ पे पीक आती है वहाँ पे लैम्बडा के टर्म में होगा, जैसे लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा। ये अच्छे से हमें मार्क करना है। ओके, प्रॉपरली लेबल डायग्राम होना चाहिए। ये है अगेन इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ फेज डिफरेंस एंड इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पाथ डिफरेंस फॉर द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो इंटरफेरेंस के लिए था, ये डिफ्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमें पता है कि इंटरफेरेंस पैटर्न और डिफ्रैक्शन पैटर्न में फ़र्क क्या होता है कि इंटरफेरेंस पैटर्न में सारी इंटेंसिटी इक्वल होती है, जबकि डिफ्रैक्शन पैटर्न में सारी इंटेंसिटी इक्वल नहीं होती। खाली जो सेंट्रल मैक्सिमा है दैट इज हैविंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंटेंसिटी, तो जो उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये जो राइट साइड का जो ग्राफ है, ओके, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफ्रैक्टेड लाइट, वो आप प्रॉपरली मेमोराइज करना। ओके, देखो उन्होंने फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस दोनों ही अच्छी तरीके से मार्क करे हुए, वेरी IMP ग्राफ क्वेश्चंस। ओके, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ क्वेश्चंस है, प्लीज प्रिपेयर इट वेल। चलो, नेक्स्ट ग्राफ है फोटो इलेक्ट्रिक करंट IP एज अ फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी। ये हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाले चैप्टर का है। ओके, जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट IP एज अ फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी। तो हमें पता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है आपका फोटो करंट भी बढ़ता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है। कौन सा है? स्ट्रेट स्लोपी लाइन, स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो ये हमें याद रख के अच्छे से करना है। चलो, यहाँ पे नेक्स्ट ग्राफ है फोटो इलेक्ट्रिक करंट एज अ फंक्शन ऑफ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, मतलब फोटो करंट एज अ फंक्शन ऑफ पोटेंशियल, वो ग्राफ है। ओके, अच्छा, और ये ग्राफ स्पेसिफिकली 3 डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ ड्रॉ करा गया है। ओके, ये टेक्स्ट बुक में 3 इंटेंसिटीज दी गई है, जहाँ पे I1 की वैल्यू सबसे कम, I2 की ज़्यादा और I3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। सो I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। ये सिचुएशन के लिए हमारे ग्राफ्स हैं। अच्छा, मैं बता दूँ ये ग्राफ में कुछ जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक फ्लैट लाइन यहाँ पे जो दिख रही है राइट मोड पोर्शन में, वो फ्लैट लाइन की वैल्यू हमें डिफरेंट सैचुरेशन करंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये पहला पॉइंट हमारा I3 इंटेंसिटी के लिए सैचुरेशन पॉइंट है, ये I2 के लिए और I1 के लिए। पर देखो तीनों ग्राफ
अगर आप रिटार्डिंग पोटेंशियल एक्सिस पे देखो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वैल्यू पे फिक्स है, वहाँ पे जाके मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे इंटेंसिटी भले ही डिफरेंट हो पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ है फोटो इलेक्ट्रिक करंट एज अ फंक्शन ऑफ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल बट फॉर 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अच्छा, ये आगे वाला ग्राफ था वो 3 डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए था, ये ग्राफ 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए। भाई ध्यान देना, दोनों सेम ही ग्राफ है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट एज अ फंक्शन ऑफ पोटेंशियल, दोनों सेम ही ग्राफ है, पर वो वाले ग्राफ में इंटेंसिटी का अगर चेंज आता है तो कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है, कैसा ग्राफ का बिहेवियर रहेगा वो बताया है। जबकि यहाँ पे अगर इंटेंसिटी सेम रखी लाइट की, पर अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी बदली तो कैसे ग्राफ आता है। तो यहाँ पे जरा देखो, अगर फ्रीक्वेंसी ν3 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन ν1 हो तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल रिस्पेक्टिवली रिगार्डिंग द थर्ड ν3 frequency is greater than stopping potential due to the second frequency and greater than stopping potential due to the first frequency। तो यहाँ पे value of saturation current is same but the stopping potential values are different। ओके, तो ये ध्यान रख के हमें याद करके हमें इसको करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो आगे वाला ग्राफ था फोटो इलेक्ट्रिक करंट एज अ फंक्शन ऑफ पोटेंशियल, ये वाला है स्टॉपिंग पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइन है तो उसको इग्नोर नहीं करना है। ओके, ये ग्राफ ऐसे है। ओके, दोनों ग्राफ आप दिखाई दे रहे होंगे, ये ग्राफ ऐसे हैं। ओके, सो स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं इसको। ओके, यहाँ पे ν0 की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बता रही है, ये रही हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल बी और ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल ए। ओके, और ये हमारे इंसिडेंस फ्रीक्वेंसी है। ओके, दोनों अलग अलग मेटल के लिए बताया गया है। ध्यान रखना है, मेटल बी का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा और मेटल ए का वर्क फंक्शन कम होगा। अच्छा, इस ग्राफ के बेस पे कई बार पूछ लेते कि ये ग्राफ का स्लोप कितना है, तो स्लोप हमारा रहेगा प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि ये ग्राफ का इंटरसेप्ट ओके नेगेटिव ऑफ द वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है। इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, न्यूमेरिकल्स में आ सकता है ग्राफ। चलो नेक्स्ट ग्राफ है नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स एज अ फंक्शन ऑफ स्कैटरिंग एंगल। ये रुदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बेस्ड ग्राफ है। इट इज फॉलोइंग इन द चैप्टर नंबर 12 एटम। ओके, हियर नंबर ऑफ स्कैटर पार्टिकल्स और जो ग्राफ है वो एक कर्व है, आपको अच्छी तरीके से ड्रॉ करना है। आप नंबर वैल्यूज नहीं लिखोगे तो चलेगा। दो चीज़ें हैं, नंबर ऑफ स्कैटर पार्टिकल कैसे थीटा से जुड़े हुए, उसके लिए मैंने ये इक्वेशन लिख लिया। ये इक्वेशन टेक्स्ट बुक में नहीं है पर आप इसको मेमोराइज करते हो। एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू sin2⁴ θ/2। ओके, अच्छा यहाँ पे जो ग्राफ पे डॉट्स है ना वो एक्सपेरिमेंटल डेटा है जो गाइगर और मास्टर नाम के दो साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ओके लिया था। और जबकि ये सॉलिड लाइन है वो रुदरफोर्ड ने अपनी थियोरेटिकल न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में थियोरेटिकली डिराइव करी है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल एज वेल एज द थियोरेटिकल डेटा आर वेल मैच। नेक्स्ट ग्राफ है हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ एज अ फंक्शन ऑफ मास नंबर। तो ये बहुत ही आईएमपी ग्राफ है। अगर मैं बोलूँ कि सेकंड पार्ट टेक्स्ट बुक पार्ट 2 में कौन सा एक ग्राफ जो आईएमपी है जिसके बेस का क्वेश्चन आएगा ही आएगा तो वो ये वाला ग्राफ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EBN, जो कि यहाँ पे उन्होंने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है यूनिट। ओके, और मास नंबर A। तो यहाँ पे जो कई बार ग्राफ ड्रॉ करने का पूछते हैं, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ऐसा पूछते हैं राइट डाउन द नेम ऑफ द एलिमेंट विद द मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी। सो हियर आयरन 56 is having the highest binding energy okay among all the material and that is equivalent to 8.75 million electron volt। यहाँ पे मैंने वैल्यू भी रख दी है। ओके, यहाँ पे इसको ड्रॉ करने का सिंपल आसान तरीका ऐसा है कि आप एक लाइन करो, ऐसी लाइन करो, उसके बाद 3 किंग्स बनाओ, 1 2 3, ये 3 किंग्स बनाई और सीधा ऐसे ड्रॉ कर दो तो आपको इजीली पता चल जाएगा इसको ड्रॉ कैसे करना है। वो 3 किंग पे कौन से बताने हैं तो आप देख सकते हो उन्होंने बताया हुए हैं, हीलियम बताया हुआ है। ओके, उसके बाद कार्बन बताया हुआ है और यहाँ पे ऑक्सीजन बताया हुआ है। हीलियम कार्बन ऑक्सीजन बता देने हैं। ओके, और हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो एलिमेंट है Fe56। ओके, तो ये हमें ध्यान रख के करना है। चलो नेक्स्ट ग्राफ है
potential energy as a potential energy of nucleons as a function of separation of nucleons. न्यूक्लियन का सेपरेशन, न्यूक्लियंस के दो न्यूक्लियंस के बीच का डिस्टेंस से हमारी दो न्यूक्लियन की पोटेंशियल एनर्जी कैसे रिलेटेड है उसका ग्राफ है. ओके, और यहाँ पे ईपी वर्सेस आर ग्राफ इसको बोल सकते हैं. सबसे पहले दो चीज़ें. ओके, ये ग्राफ में आधा ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है. ओके, और आधा ग्राफ जो हमारा है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है. ये वाला पूरा ग्राफ नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, सॉरी नेगेटिव वाई एक्सिस पे है. ओके, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है. दूसरा, अगर हम बात करें तो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस r0, ये r0 क्या है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ द डिस्टेंस एट विच पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम. तो ये डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जहाँ पे आपके न्यूक्लियंस के बीच में मैक्सिमम एट्रैक्टिव फोर्स लगता है. ओके, एंड दैट इज समवॉट अराउंड 0.8 फेम्टोमीटर और फर्मी, जिसकी वैल्यू है 0.8 10⁻⁻15 मीटर. ओके, तो ये आर डिस्टेंस से जो कम वाले डिस्टेंस है, मतलब कि ये वाले डिस्टेंस मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये वाले डिस्टेंस, वहाँ पे फोर्सेस रिपल्सिव होंगे. ओके, वहाँ पे फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव है, जबकि उससे ज़्यादा वाला डिस्टेंस, यहाँ से इससे ज़्यादा वाला डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस पे न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव है. तो आपको कई बार ये ग्राफ को ऐसा पूछ सकता है कि भाई मार्क द डिस्टेंसेस वेयर, mark the regions of the graph where the nuclear force is attractive, mark the region where nuclear force is repulsive. ये मार्क करने का आपको पूछ सकता है, तो आपको इसको अच्छी तरीके से करना हुआ है. ओके, चलो नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं. यहाँ पे नेक्स्ट ग्राफ है हमारे लास्ट चैप्टर में सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में. तो यहाँ पे डेप्लेशन पोटेंशियल का ग्राफ है, बैरियर पोटेंशियल एंड इट्स साइज. ओके, ये बताने का ग्राफ है. ओके, ये ग्राफ उस कंडीशन में जब डायोड से, हमारे डायोड से, पीएन जंक्शन डायोड से कोई भी टाइप का बैटरी मतलब सोर्स कनेक्टेड नहीं है, और तभी आपको ये लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है. मैंने अच्छे से आपको बताया हुआ है. ओके, हमारा डेप्लेशन लेयर का सेंटर, ये डेप्लेशन लेयर की सेंटर वाली लाइन अगर आप देख सकते हो, मैं इसको बता देता हूँ, ये वाली लाइन. ओके, रेड कलर के डैश डैश मार्क से है. तो ये मार्क यहाँ पे. ओके, और यहाँ पे आप वो एक्सिस का सेंटर बता सकते हो, और ऐसा आपको ग्राफ ड्रॉ कर देना है. विड्थ ऑफ डेप्लेशन लेयर इज जनरली फाउंड फॉर सिलिकॉन डायोड 0.5 माइक्रोमीटर, ये याद रख देना है. चलो नेक्स्ट वाला है द बैरियर पोटेंशियल बिहेवियर व्हेन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस. जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में हो तब बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, हमें पता है. जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है ना, तो बैरियर की साइज छोटी हो जाती है, बैरियर की विड्थ छोटी होती है. अगर उसकी विड्थ छोटी होगी, साइज छोटी होगी, तो उसका पोटेंशियल भी कम हो जाता है. तो यहाँ पे 3 ग्राफ है, ये एक ही ग्राफ में 3 ग्राफ है. एक तो पहला पॉइंट क्या बताता है, पहला ग्राफ है हमारा, पहला ग्राफ है वो है ग्राफ विथआउट बैटरी. मैं इसको 3 अलग अलग कलर से बताता हूँ. ये है ग्राफ विथआउट बैटरी. ओके, उसके बाद हमारा दूसरा है एट लो वोल्टेज बैटरी. ओके, ये लो वोल्टेज के लिए है. ओके, और ये जो हमारा तीसरा ग्राफ है आप देख सकते हो एट हाई वोल्टेज. तो हाई वोल्टेज पे देखोगे ना, तो आपके साइज, जो आपकी साइज है, जो ग्राफ की साइज है वो छोटी हो गई है. यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली. ओके, ये ग्राफ की साइज, बैरियर पोटेंशियल की साइज छोटी हो गई है. तो ये हमें ध्यान रख के मार्क करना है. ओके, एज अ फॉरवर्ड बायस ऑफ वोल्टेज इंक्रीजेस the width of the डेप्लेशन लेयर decreases. चलो आगे बढ़ते हैं. एक और ग्राफ, बैरियर पोटेंशियल बिहेवियर व्हेन डायोड इज इन रिवर्स बायस. ओके, ये ग्राफ उतने ज़्यादा पूछे नहीं गए हैं, पर हम समझ लेते हैं क्योंकि टेक्स्ट बुक में दिए हैं, और टेक्स्ट बुक में दिए गए सारे ग्राफ IMP है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना. ओके, तो यहाँ पे जब फॉरवर्ड बायस होता है तब विड्थ कम होता है, पर जब रिवर्स बायस होता है उल्टा, तो वहाँ पे विड्थ बढ़ता है, और विड्थ बढ़ता है तो पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ता है. तो यहाँ पे 2 ग्राफ ड्रॉ करे गए हैं आपके सामने. ये पहला वाला ग्राफ विथआउट बैटरी का है. ओके, जब रिवर्स बायस नहीं करा हो. ओके, पर जब रिवर्स बायस करते हैं तब आपका बैरियर की साइज, विड्थ बढ़ जाती है, और विड्थ बढ़ जाने के साथ साथ भी बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाता है. तो यहाँ पे क्लियरली हम लिख सकते हैं as reverse bias voltage increases, width of the depletion layer increases and depletion potential size also increases. Okay, next very important graph, that is the current voltage current
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ओके, सो डायोड की फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ध्यान रखना है। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ओके, क्वाड्रेंट में ड्रॉ करनी है, जबकि रिवर्स बायस हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है। ओके, यहाँ पे मैंने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताए हुए आपको। नी वोल्टेज फॉरवर्ड बायस के लिए ये जो ग्राफ है जहाँ पे टर्न लेता है, वो टर्न वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे लेता है, उसको नी वोल्टेज बोलते हैं। ओके, और रिवर्स बायस में जहाँ पे ग्राफ टर्न लेता है वो वोल्टेज को रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज VBR से बताया जाना चाहिए। ओके, ध्यान रखो कि फॉरवर्ड बायस में करंट मिली एम्पियर के रेंज का होता है, रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर के रेंज का होता है। ओके, तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। ये ग्राफ कभी सेपरेटली भी पूछा जा सकता है कि सिर्फ फॉरवर्ड बायस का ग्राफ ड्रॉ करो तो आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ड्रॉ करना है, सिर्फ रिवर्स बायस का ग्राफ ड्रॉ करो तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट वाला ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, ध्यान से ये करना है। चलो, मोस्ट वाइडली आस्क्ड क्वेश्चन, ड्रॉ द इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एज वेल एज द फुल वेव रेक्टिफायर। पर यहाँ पे मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर के इनपुट और आउटपुट वोल्टेज बताए हैं। तो इनपुट वोल्टेज में हमारा जो साइन फंक्शन है उसका जो ग्राफ है वैसा ही है। ओके, आप देख सकते हो ये वाला ग्राफ। ओके, इसको आपको प्रॉपरली ड्रॉ करना है। ओके, आउटपुट वोल्टेज में, आउटपुट में सिर्फ जो पॉजिटिव साइकिल वाले हैं उसका ही आउटपुट बताना है। ओके, तो ये हमें ध्यान से करना है। उसके लिए आपको अपने कन्वीनियंस के लिए ये जो डॉटेड लाइन है उसका यूज़ कर सकते हो आप, तो आपके जीरोज और डीप्स और पीक्स कहाँ पे आएंगे वो आपको अच्छी तरीके से पता चल सकता है। ओके, तो ये ग्राफ एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ है 14 चैप्टर में। ये आगे वाले ग्राफ, अगर ये वाला ग्राफ डेप्लेशन पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल का ग्राफ, ये जो 2-3 ग्राफ है वो नहीं करोगे तो चलेगा, पर ये दो ग्राफ फॉरवर्ड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स और हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर ग्राफ ये तो कंपलसरी करने हैं। ओके, ये वाला हमारा फुल वेव रेक्टिफायर ग्राफ इनपुट और आउटपुट वेव फ्रॉम। तो हमें पता है इनपुट वेव फ्रॉम तो साइन जैसा ही आ रहा है, साइन फंक्शन जैसा ही ग्राफ आ रहा है। ओके, ये डायोड 1 का है। ओके, ये डायोड 2 का है। ओके, एट द बी एंड। ओके, आप सर्किट देखोगे तो इसमें 2 एंड है, ऊपर वाला एंड A है, नीचे वाला एंड B है। तो ये इनपुट वेव फॉर्म्स है। ओके, तो आउटपुट वेवफॉर्म कैसे बनाना है, जैसा आप देख सकते हो सारे जो पिक्स है, ओके, जो सारे क्रेस्ट शेप वाले जो डायग्राम्स है वो हमेशा एक्सिस के ऊपर, और मार्क करना नहीं भूलना है कि कौन सा पोर्शन कौन से डायोड की वजह से आउटपुट मिला है। तो ये D1 की वजह से मिला है, ये D2 की वजह से, ये अगेन D1 से, D2 से, D1 D2 D1 D2 ऐसा आगे चलता रहेगा। सो यहाँ तक अगर आपने देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है। ओके, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर दे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियो हम लाते रहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ओके, अगली बार जब मिलेंगे कोई नए कंटेंट के साथ, टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।